वेलकम बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा बचा हुआ टॉपिक। नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन देता है, इसी के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात की जाए। और अदरवाइज हमने पढ़ा था दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन स्टोर्ड इन द बॉडी। तो जब भी बॉडी मोशन में आती है, उसका मोशन बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, m इंटू वी की फॉर्म में मेजर होता है। और ये मोमेंटम कांस्टेंट, यहाँ पर कंजर्व्ड का मतलब, कंजर्वेशन का मतलब कांस्टेंट से है। इस वैल्यू में कांस्टेंट नेचर आ जाएगा, मोमेंटम में कांस्टेंट नेचर आ जाएगा, प्रोवाइडेड बॉडी या सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से ना लगे। तो क्या कॉन्सेप्ट है, देखते हैं आगे। कॉन्सेप्ट ये कहता है व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर their total momentum remains constant provided no external forces are acting on it. This is the necessary condition that there should be no external force. When two or more bodies act upon one another means the two bodies या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं जो आपस में लिंक होंगी, एक दूसरे पर फोर्स लगा रही होंगी, बट उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। जैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैरम बोर्ड देखा है सभी ने, कैरम का गेम सभी जानते हैं। ये है हमारे पास स्ट्राइकर, ये हमारा कॉइन। तो कॉइन को अगर पॉट में डालना है तो उसके लिए स्ट्राइकर को हमें मोमेंटम देना पड़ता है। अभी मोमेंटम ज़ीरो है, हम जैसे जैसे हिट करेंगे मोमेंटम मिलेगा इसको, और ये मोमेंटम आगे जाकर ट्रांसफ़र होगा, कोलाइड करेगा इस कॉइन के साथ, खुद का मोमेंटम कम हो जाएगा और कॉइन का मोमेंटम जो अभी ज़ीरो है उसको बढ़ा देगा। बट जितना इधर से लॉस होगा उतना इधर गेन होगा, प्रोवाइडेड हम किसी तरह का लॉस कंसिडर ना करें। और आगे का गेम तो आप लोग जानते ही हैं, देखते हैं। तो आपने अगर ध्यान दिया हो, एक बार फिर से देख लेंगे। स्टार्टिंग में जो स्ट्राइकर है वो ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, कॉइन की स्पीड बिल्कुल ज़ीरो है। कोलिजन के बाद कॉइन की स्पीड बढ़ जाएगी और स्ट्राइकर की स्पीड कम हो जाती है। एक्चुअली इसका मोमेंटम कम हो जा रहा है, बट ओवरऑल मोमेंटम इज कांस्टेंट। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और इसका रिजल्ट जानने के लिए एक छोटी सी डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। कंसीडर करते हैं दो ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं, ये एक स्ट्रेट पाथ है जिसके ऊपर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, जैसे दो कार, एक छोटी कार और एक बड़ी कार मान सकते हैं। मास m1 m2 डिफरेंट हो जाएंगे। कोलाइड करने से पहले उनको सेम डायरेक्शन में चलना है। पीछे वाली कार जो होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए आगे वाली कार से, कोलिजन होगा और आगे ट्रांसफर होंगे। देखते हैं क्या होगा। आपने गौर किया, एक बार फिर से देखेंगे। बड़ी कार पीछे से आ रही है ज़्यादा स्पीड से, छोटी कार आगे जा रही है धीरे स्पीड से, कोलिजन होता है। कोलिजन से बड़ी कार का मोमेंटम छोटी कार को ट्रांसफ़र हो जाता है और छोटी कार ज़्यादा स्पीड से मूव करने लगती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बड़ी कार को हम m1 कह देते हैं, दूसरी छोटी कार को m2 कह देते हैं। और इनका कॉन्सेप्ट कैसे हमें आगे मिलेगा देखते हैं। सपोज ए बिग एंड ए स्मॉल कार मूव इन द सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज, u1 और u2 नाम दे सकते हैं। लेट मास ऑफ द बिगर कार बी m1 एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज u1। ये u1 बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी है। उसके बाद छोटी कार के लिए बात करेंगे। लेट द मास ऑफ द स्मॉलर कार बी m2 एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u2। दिस इज द कंडीशन ऑफ बिफोर कोलिजन एंड सिचुएशन इज वेलोसिटी ऑफ सेकेंड और स्मॉल कार इज लेस देन बिगर कार, तभी कोलिजन होगा। अगर बिगर कार की स्पीड बड़ी नहीं होगी तो वो उसको टच भी नहीं कर पाएगी और छोटी कार आगे निकल जाएगी। कोलिजन होने के लिए ज़रूरी है कि ये कंडीशन हमारे पास बनी रहे। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, u2 शुड बी लेसर देन u1 और u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। तो सपोज बोथ द कार्स कोलाइड्स एट फॉर ए शॉर्ट टाइम t, छोटा सा टाइम लगा है t जब ये कोलाइड हुई थी। तो ड्यू टू कोलिजन वेलोसिटीज़ में चेंज आया है, बट रूल हमारा कहता है कि मोमेंटम में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन है उतना ही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा। ये हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट कैसे मिल रहा है उसको देखेंगे। लेट वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन बी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। हमने इतना मान लिया है, इतना पोर्शन आप लोग नोट कर लेंगे थोड़ा पॉज करके, तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। Suppose that during collision, the bigger car exerts a force F1 on the smaller car
एंड इन टर्न द स्मॉलर कार एक्सर्ट्स ए फोर्स F2 ऑन द बिगर कार। जो बड़ी कार है उसने छोटी कार के ऊपर F1 फोर्स लगाया है। ध्यान रखेंगे, जिस कार का मास M2 लिया है हमने, जिस कार का मास हमने M2 लिया है उस कार के ऊपर हम फोर्स मान रहे हैं F1, और जिस कार का मास M1 लिया है उसके ऊपर हम फोर्स मान रहे हैं F2। आगे फॉर्मूला लिखेंगे, कन्फ्यूजन ना हो। F1 इज द फोर्स ऑन स्मॉल कार क्योंकि ये बिग कार ने लगाया है, और F2 इज द फोर्स ऑन बिग कार क्योंकि ये स्मॉल कार ने लगाया है। तो व्हेन द फोर्सेस F1 एक्ट्स ऑन द स्मॉलर कार इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम U2 टू V2। U2 से V2 चेंज हो गई उसकी स्पीड। तो अगर हम सेकेंड कार की बात करें जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है F1, फोर्स का छोटा सा फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन में सेकंड कार के लिए M2 A2 कह दिया हमने, और A2 आप जानते हैं एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो उसको हमने कैसे लिखा, F1 को एज इट इज लिखा, M2 को एज इट इज लिखा, और A2 को हमने लिख दिया चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेकेंड कार। पहली वेलोसिटी बिफोर कोलिजन थी U2, आफ्टर कोलिजन हो गई V2। V2 माइनस E2 इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन बन गया, सिंपल सा फॉर्मूला। इसी तरह से सेकेंड कार ने जो फर्स्ट कार के ऊपर, बिगर कार के ऊपर फोर्स लगाया F2 एक्ट्स ऑन द बिगर कार, इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम U1 टू V1। तो इसका फॉर्मूला M1A1 आ गया, और इसको भी हम उसी तरह से लिख लेंगे, A1 की जगह चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, हम पढ़ चुके हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है F1 इज इक्वल्स टू F2, लेकिन माइनस साइन के साथ, अपोजिट बताने के लिए। तो आगे बढ़ाएंगे, तो F1 का फॉर्मूला M2 इंटू V2 माइनस U2 अपॉन T था, उसको रख लिया। ऐसे ये एक्सप्रेशन भी रख लिया, ये माइनस अपनी जगह पर है, और आप समझ रहे होंगे यहाँ पर T से T हम आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। अगर ये T से T हमने कैंसिल कर दिया है तो कैंसिलिंग T ऑन बोथ साइड्स हमें क्या मिला, हमें मिला M2 मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस U2 और M1 मल्टीप्लाइड बाई U1 माइनस V1। ये इंटरचेंज हो गया, मैंने माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो V1 माइनस U1 से U1 माइनस V1 हो गया। आगे ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, तो ये रिजल्ट हमारे सामने आएगा M2 V2 माइनस M2 U2, राइट हैंड साइड में M1 U1 माइनस M1 V1। उसके बाद U वाले एक साथ कर देंगे और V वाले एक साथ, ऐसा इसलिए क्योंकि U का मतलब है बिफोर कोलिजन और V का मतलब है आफ्टर कोलिजन। अब देखेंगे, दिस इज मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन, दिस इज मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी बिफोर कोलिजन, इट मीन्स दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। सिमिलरली दिस वन इज momentum of first body after collision, momentum of second body after collision, and therefore the total momentum after collision. Initial momentum of bigger car था M1 U1, initial momentum of smaller car था M2 U2, इसी तरह से final momentum of bigger car M1 V1 और M2 V2 final momentum of the smaller car। तो कॉन्सेप्ट आ गया है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम में चेंज नहीं आया, कोलिजन से पहले जितना था टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद भी उतना ही है, एंड दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देखेंगे, छोटी सी एक्टिविटी है। तो उससे पहले अगर आप चाहें तो ये पूरा पोर्शन नोट करके रखेंगे, पॉज करके नोट कर लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, रिकॉइल ऑफ ए टेस्ट ट्यूब। इस एक्टिविटी में हमारे पास ये एक स्टैंड है, इससे हमने एक टेस्ट ट्यूब को हैंग कर दिया है, यहाँ एक कॉर्क लगा रखी है और इसमें कुछ वाटर फिल किया हुआ है। टेस्ट ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, इसको हीट करने जा रहे हैं। जैसे हीट करेंगे आप जानते हैं यहाँ पर वेपर्स बनेंगे, वेपर्स का प्रेशर बनेगा और प्रेशर इस कॉर्क के ऊपर फोर्स लगाना शुरू करेगा। बट बाहर से कोई फोर्स नहीं है, सारा का सारा अरेंजमेंट सिस्टम के अंदर से है, यानी कि मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम और बॉडी दे कैन एक्ट अपॉन ईच अदर बट नो एक्सटर्नल फोर्स शुड बी देयर, नो एक्सटर्नल फोर्स एंड वेट, वाटर इज गेटिंग हीटेड। देखते हैं हीट करने पर क्या होगा, और ये प्रेशर लगा और ये कॉर्क आगे उछल गई। आपने देखा कॉर्क आगे गई है, तो कॉर्क ने जितना मोमेंटम आगे बनाया उसको बैलेंस करने के लिए हमारी टेस्ट ट्यूब पीछे की तरफ चली गई है। बेसिकली देखेंगे दोबारा से, अभी टोटल मोमेंटम 0 है, हीट करेंगे कॉर्क का मोमेंटम बनेगा। मान लेते हैं कॉर्क का मोमेंटम जस्ट फॉर एग्जांपल इधर बनता है, जस्ट फॉर एग्जांपल इधर बनता है 10, कॉर्क का मोमेंटम 10 है।
तो इस 10 को हमें उतना बनाना है जितना बिफोर हीटिंग प्रोसेस था। तो बिफोर हीटिंग इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम 0 है, तो 10 में हमें कितना जोड़ना चाहिए ताकि वैल्यू 0 बन जाए। बिल्कुल, अगर हम 10 में -10 जोड़ देते हैं, -10 की वैल्यू जोड़ देते हैं, तो 10 के साथ -10 0 वैल्यू बना देगा। यानी कि अगर कॉर्क आगे की तरफ मोमेंटम लेकर जा रही है, E1 मोमेंटम मान लेते हैं कॉर्क का है, तो ट्यूब को बिल्कुल इसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा P2 मोमेंटम लेकर, जो कि होगा 10 वैल्यू का। अपोजिट डायरेक्शन हो चुकी है, इसलिए हम उसको -10 नहीं कह रहे हैं। चाहे तो आप इक्वल टू में -10 बता सकते हैं। यहाँ पर -10 का मोमेंटम डेवलप होगा, सो दैट टोटल मोमेंटम बिफोर हीटिंग और आफ्टर हीटिंग सेम रह जाए। देख लेते हैं फिर से। हीट किया, हीट होने लगा, और कॉर्क का मोशन, ये कॉर्क आगे गई और ये टेस्ट ट्यूब आप देख रहे हैं पीछे चली गई है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इवेंट ऑफ पॉपिंग अप ऑफ द कॉर्क इज कंसिडर्ड एज कोलिजन। इसको हम कोलिजन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बेसिकली कोलिजन है नहीं, बट ये एक ऐसा प्रोसेस है जैसी कंडीशन कोलिजन में होती है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज 0, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मस्ट बी 0। अगर बिफोर प्रोसेस 0 है, तो उसे आफ्टर प्रोसेस भी 0 होना चाहिए। तो अब ये हम बात समझ ही सकते हैं। हेंस वेलोसिटीज ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड द कॉर्क आर एडजस्टिंग देमसेल्व्स, दैट इज कॉर्क एंड द ट्यूब फ्लाई अवे इन अपोजिट डायरेक्शन। ऑल्सो नोट दैट द वेलोसिटी ऑफ द कॉर्क लाइटर इज फास्टर देन दैट द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब का वेट ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी प्रोडक्ट के हिसाब से, और का वेट कम था तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, बहुत दूर जा चुकी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रखेंगे, चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ये हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हमारी बारी है, हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस कॉन्सेप्ट पर और फिर इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये मोमेंटम है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर क्वेश्चंस। पहले हम एनसीईआरटी के अपने एग्जांपल्स की बात करेंगे। एग्जांपल 9.6 हमें क्या कह रहा है? अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि अभी अभी हमने कॉर्क और टेस्ट ट्यूब का देखा था केस। तो बिफोर फायरिंग, जैसे भी गन, पिस्टल और इसके अंदर बुलेट, बिफोर फायरिंग सब मोमेंटम रेस्ट पर होने की वजह से मोमेंटम 0 बना रहे हैं। तो फायरिंग के दौरान जिसमें इंटरनल प्रोसेस होगा, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर बुलेट आगे जाती है तो उसके मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए गन को पीछे आना पड़ता है ताकि टोटल मोमेंटम 0 हो जाए। सपोज मान लेते हैं इसने आगे का मोमेंटम 10 बनाया है, तो इसको भी पीछे का मोमेंटम -10 बनाना पड़ेगा, और इसी वजह से बुलेट के फायरिंग के दौरान गन में या पिस्टल में पीछे की तरफ झटका लगता है, उसी को बोलते हैं रिकॉइलिंग। उसी वेलोसिटी को निकालने के लिए बोला गया है। तो क्वेश्चन करने का तरीका आपको बताया है। मास ऑफ बुलेट M1 20 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि मास ऑफ गन या पिस्टल का जो मास दिया है वो केजी में दिया है 2 kg। वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें दी है 150 मीटर पर सेकेंड। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर गिवन के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये गिवन आपके सामने है ही, फिगर हमारे पास बना हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग और टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग 0 होना चाहिए। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग तो टोटल हमें पता है 0 है, बट आफ्टर फायरिंग में अगर बुलेट के लिए है M1V1, तो गन के लिए हमने मान लिया M2V2 और टोटल बनाकर उसे रख दिया 0 के बराबर। इस पोर्शन को अगर आप नोट करना चाहेंगे तो करेंगे पॉज करके, आगे बढ़ाएंगे इसके स्टेप्स। सिंपल है, वैल्यू सब्सटीट्यूशन है, जो जो वैल्यूज़ थी वो हमने रख दी, 0 एज इट इज़ है। M1 20 ग्राम था, केजी वैल्यू पुट की है, वेलोसिटी पुट की है, M2 मास ऑफ बुलेट रखा है और वेलोसिटी कैलकुलेट की है। तो वेलोसिटी 2v2 को इधर लेकर आएंगे, ये वाला पोर्शन दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो गया। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, एडजस्टमेंट करते हुए -1.5 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ रहा है।
इंपॉर्टेंट बात है, माइनस जो बता रहा है ये हमें इस तरह से बता रहा है कि अगर V1 की वैल्यू राइट साइड में पॉजिटिव है तो V2 की वैल्यू लेफ्ट साइड में होगी जो कि नेगेटिव होगी। नेगेटिव साइन यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसे पॉज करके भी आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ाएंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमें मिल रहा है, एग्जाम्पल 9.7 है, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड onto a stationary cart with frictionless wheels. The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving, assuming that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction? ये भी कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना है आपको। विजुअलाइज करने के लिए ये फिगर हो गया, यहाँ पर एक कार्ट है जिसका मास है 3 kg, एक लड़की है, गर्ल है, जिसका मास है 40 kg और ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ते हुए आती है और इसके ऊपर जंप कर जाती है। जंप करने के बाद ये इसके ऊपर अपने आप को बैलेंस करती है और अब ये पूरा का पूरा सिस्टम गर्ल अलॉन्ग विद द कार्ट ये मूव करने लगता है। कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा ये पूछा है हमसे। तो मास ऑफ गर्ल हमें दिया है, वेलोसिटी ऑफ गर्ल इज गिवन, मास ऑफ कार्ट हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ कार्ट इनिशियली 0 है, आफ्टर प्रोसेस यानी कि आफ्टर जंप इतना होगा। कंबाइंड फॉर्म में वेलोसिटी उसको हमने v मान लिया है। उसको कैलकुलेट करने के लिए फिर से कॉन्सेप्ट लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है टोटल मोमेंटम बिफोर जंप मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर जंप। तो बिफोर अगर देखें तो गर्ल के लिए m1v1, कार्ट के लिए m2v2 और दोनों के लिए कंबाइंड हो चुका है, इसलिए दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, इसलिए आफ्टर में हमने लिखा m1v प्लस m2v। चाहे तो आप यहाँ से v कॉमन कर लें और इस v की वैल्यू को निकालेंगे तो m1 प्लस m2 अपॉन में चला जाएगा। आगे का काम मैथमेटिकल एन्जॉयमेंट, जहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूशन है, m1 रखा है, v1 रखा है, m2 रखा है, v2 0 है। 40 प्लस 3 सॉल्व किया 200/43 जो कि 4.65 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब गर्ल अलॉन्ग विद द कार्ट विल मूव इन सेम डायरेक्शन। पॉजिटिव यहाँ पर सेम डायरेक्शन को बता रहा है, नेगेटिव होता तो हम जरूर बोलते अपोजिट डायरेक्शन ऑफ जंप विद वेलोसिटी ऑफ 4.65 मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्यूशन को नोट कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, पॉज करके नोट कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला एग्जांपल है 9.8, टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम्स दे वाइल ट्राइंग टू हिट ए हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड कोलाइड एंड इमीडिएटली बिकम एंटेंगल्ड। दो हॉकी प्लेयर हैं, आपस में आमने सामने से दौड़ते हुए आ रहे हैं बॉल को हिट करने के लिए और आपस में उलझ जाते हैं, उसकी वजह से टकराते हैं, फंस जाते हैं एक दूसरे के साथ। और आगे बढ़ने के लिए अब आगे क्या बोला है हमें, वन हैज़ ए मास ऑफ 60 kg एंड वॉज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड while the other has a mass of 55 kg and was moving faster with velocity 6 meter per second towards the first player. In which direction and with what velocity will they move after they become entangled? Same concept. Assume that frictional force between the feet of the two players and ground is negligible. ये सब बातें एक्सटर्नल फोर्स को जीरो मेंटेन करने के लिए की गई हैं। मास ऑफ फर्स्ट प्लेयर दिया है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट प्लेयर दिया है, मास ऑफ सेकंड प्लेयर दिया है, वेलोसिटी ऑफ सेकंड प्लेयर दिया है, कंबाइंड वेलोसिटी को हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर एक खास बात है कि ये जो सेकंड प्लेयर है उसकी वेलोसिटी को हमने माइनस साइन से दिखाया है बिकॉज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। एक की वेलोसिटी को हम प्लस दिखा चुके हैं तो दूसरे की वेलोसिटी को हमें माइनस दिखाना ही होगा। आप चाहे तो पहले को माइनस दिखा दें तब दूसरे को आप प्लस कर सकते हैं, सो दैट दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिट हैं। सिचुएशन अगर हम देखेंगे, गिवन कंडीशन है, नोट कर सकते हैं इसको पॉज करके, फिगर को थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, पहला प्लेयर 60 kg मास 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, दूसरा 55 kg बट ये ज़्यादा स्पीड से आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, टकराते हैं। अब ये दोनों किस तरफ गिरने वाले हैं वो हमें देखना है। तो अभी फ़िलहाल हमने माना है कि ये वाला राइट साइड में पॉजिटिव आ रहा है, ये लेफ्ट साइड में नेगेटिव आ रहा है। कंबाइंड वेलोसिटी अभी v मान ली है हमने। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर प्लेयर्स गेट्स एंटेंगल्ड शुड बी आफ्टर प्लेयर्स गेट्स एंटेंगल्ड उसका टोटल मोमेंटम के बराबर होगा। तो बिफोर वाले में m1v1 फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए m2v2 बिफोर, और बाद में दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो गई। तो जैसे गर्ल और कार्ड का केस था वैसे ही v कॉमन करके एक तरफ लेकर आएंगे। आगे का काम वैल्यू सब्सटीट्यूशन, माइनस साइन के साथ रखना है और ये माइनस साइन यहाँ पर सॉल्व होकर आ रहा है -30/115 जिसकी वैल्यू -0.26 बन रही है। माइनस साइन का मतलब यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन से है। फर्स्ट वाले की वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव लिया था, सेकंड वाले की वेलोसिटी को नेगेटिव लिया था। इसका मतलब कॉम्बिनेशन के बाद, एंटेंगलिंग के बाद
ये दोनों सेकंड प्लेयर जिसकी वेलोसिटी नेगेटिव थी उसकी डायरेक्शन में गिरेंगे विद वेलोसिटी ऑफ 0.26 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर मिलते हैं करने को। आप लोग इसको भी पॉज करके नोट कर सकते हैं। और अब बारी है थोड़ा सा क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको। फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। यहाँ पर आंसर होगा ये वैल्यू। तो करना कैसे है, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसी मेथड से किया गया है। हिंट आपको दे दी गई है, गिवन फैक्टर और कॉन्सेप्ट बता दिया है, बस वैल्यूज रख के सॉल्व करना है। पॉज करके नोट करेंगे। और इसी तरह से फिर एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर भी मैं इसको नहीं समझाऊंगा आपको, इसे खुद पढ़ना है, समझना है, विजुअलाइज करना है। गिवन मैंने लिख दिया है, आंसर भी बता दिया है और ये आपके पास इसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया गया है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में भी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन को बराबर इक्वेट करते हुए सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज करके नोट करेंगे और खुद इसे सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हमारे पास इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बचा है, उसे आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तब तक आप इसके नोट्स कंप्लीट करके रखें। टिल देन हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, एंड टिल देन टेक केयर, गुड बाय।